शहजाद पूनावाला, जवाब दीजिए इन तमाम बातों का। आपके सामने तमाम प्रश्न रखे हैं अखिलेश जी ने। मैंने 7-8 मिनट लगभग बात सुनी। मुझे उम्मीद है मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। प्रयास तो यही है, पूरा प्रयास ही रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो आज समझने की बात है कि सत्य के लिए आग्रह करने वाले हमारे देश के संत के सामने बैठकर आप किस बात पर आंदोलन कर रहे थे। ये दुराग्रह है, सत्याग्रह तो है ही नहीं। ये ओबीसी समाज जिसको आपने गाली दी, जिसके लिए कोर्ट ने आपको कन्विक्ट किया, उसके प्रति दुराग्रह है। ये कोर्टों के प्रति दुराग्रह, कोर्ट ने कन्विक्ट किया। और दुराग्रह रखते हुए अहंकारी मानसिकता देखिए। 2 चीजें मैं आपको प्रमाण के सहित बताऊंगा, और आचार्य प्रमोद कृष्णम इन्हीं के साथी, उन्होंने ट्वीट भी किया है इस विषय में। ये एक तो है प्रमोद तिवारी, जो कहते हैं कि सजा देते वक्त गांधी परिवार की पृष्ठभूमि देखी जानी चाहिए, मतलब कि गांधी के लिए अलग कानून होना चाहिए। ये वो कहते हैं, मतलब उन्होंने मान लिया कि गलती तो हुई है, सजा के लायक तो है, परंतु सजा के लिए अलग कानून गांधी परिवार के लिए, मतलब सामंतवादी सोच को समझने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात, जो हिंसा के खिलाफ थे, अहिंसा के पुजारी थे, ऐसे महात्मा के सामने कौन बैठता है? जगदीश टाइटलर। और पहली बार नहीं है, ये हिंसात्मक व्यक्ति जिसने 84 का नरसंहार में अपना किरदार निभाया था, ऐसे व्यक्ति को दिल्ली कांग्रेस में बुलाया जाता है, एमसीडी में बुलाया जाता है, भारत जोड़ो में बुलाया जाता है, और फिर आज भी तथाकथित सत्याग्रह में बुलाया जाता है। इसका मतलब ना ये अहिंसा के साथ है, ना ये ओबीसी समाज के साथ है, ना ये बाबा साहेब आंबेडकर के दिए हुए संविधानिक जो कोर्ट की व्यवस्था है उसके साथ है। तो ये है किसके लिए? ये केवल एक परिवार को देश के कानून के ऊपर रखने की और ओबीसी समाज को गाली देने के लिए ये दुराग्रह है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि ये बार बार बात करते हैं, अखिलेश जी बड़े वरिष्ठ है। अखिलेश जी, आप मुझे बात बताइए कि ये केस एकलौता केस नहीं है, ऐसे 6 केस है जहां पर उन्होंने अपशब्द बोले थे या अपमानजनक बातें बोली थी। एक में तो सुप्रीम कोर्ट से उनको माफी मांगनी पड़ी, एक में उन्होंने कहा कि देखिए फलाना फलाना जो है उन्होंने हत्या कर दिया महात्मा गांधी की, वहां पर भी उन्होंने एक अपॉलॉजी भिवंडी कोर्ट में दी है। ये मैं बोलना चाहता हूं कि ये 2016-17 से केसेस लगे हुए हैं, 7 केसेस लगे हुए हैं। तो ये अडानी के मामले से आप लिंक कैसे कर सकते हैं? और चलिए अडानी का मामला लिंक कर रहे हैं ना, इनका ही आरोप है कि शेल कंपनी चलाते हैं, 20,000 करोड़ का कुछ उनका ट्रांजैक्शन है जो संदेह के घेरे में है, और उन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन किया है। तो मुझे एक बात बता दीजिए कि अडानी को आपने राजस्थान में 1600 हेक्टेयर दिया, अभी तक कैंसिल क्यों नहीं किया? छत्तीसगढ़ में आपने दिया है, अभी तक कैंसिल क्यों नहीं किया? और किसने शुरुआत की अडानी की? 2006 से 8 के बीच में 6 एसईजेड दिए, उसके बाद 2010 में पहली बार इंडोनेशिया गया, 2011 में पहली बार वो ऑस्ट्रेलिया गया, वहां से माइंस ली, उससे पहले उनको सारे जो तमाम आपने मुनाफे और बेनिफिट दिलवाए। तो आप पहले मान लीजिए कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ के आपकी सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को दिया है जो आप कहते हैं भ्रष्टाचारी है, अन्यथा यह कहना छोड़ दीजिए। तीसरी बात और आखिरी बात में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज जो लोग सावरकर को गाली दे रहे हैं, मतलब सावरकर जी का भी अपमान कर रहे हैं, उद्धव जी इस पर कुछ नहीं बोल रहे, और जो तथाकथित रूप से पिछड़ों का साथ देते हैं या अपनी राजनीति को पिछड़ों की राजनीति बताते हैं, आज जब ओबीसी समाज को गाली दी जाती है तो वो कांग्रेस के बयान के साथ खड़े हैं, तो उनको बताना चाहिए कि ऐसा बयान वो पूरे उत्तर प्रदेश में ले जाए। और देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता राम जी, आतंकवाद का इन्हीं की लॉबी कहती है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, परंतु चोरों का एक सरनेम हो जाता है, चोरों की एक जाति हो जाती है। यही इनका हिपोक्रेसी है, यही इनका दुराग्रह है। मैं अखिलेश जी आपके पास सारे उत्तरों के साथ आऊंगा, लेकिन कुछ और मेहमान हैं उनको मैं शामिल कर लूं इसमें इस वक्त। लेकिन एक बड़ी खबर मिल रही है, जेपी नड्डा ने एक बयान दिया है और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की परंपराएं राहुल गांधी तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी को कानून पर भी भरोसा नहीं है, उन्होंने जाति सूचक गाली दी जाती है, इस तरह का नड्डा ने बयान दिया और कहा कि अहंकार इतना है कि उसके बाद वो माफी भी नहीं मांगते हैं। लोकतंत्र की परंपराएं तोड़ रहे हो, कानून पर विश्वास नहीं करते हो, अति पिछड़ा जाति सूचक गाली देते हो, कहते हो कि चोर हैं। कोर्ट कहता है आपको, न्यायालय कहता है माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आपका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि आप माफी मांगने से इनकार करते हैं, आपकी सदस्यता चली जाती है, आपको सजा हो जाती है। रस्सी जल गई, बल नहीं गया, अहंकार नहीं गया। घनश्याम तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम तिवारी साहब, दोनों पक्षों की बात आपने सुनी, बीजेपी ने बड़े विस्तार से उत्तर दिया है बात का अखिलेश प्रताप सिंह जी की। क्या आपको लगता है कि कानूनी प्रक्रियाओं के पालन में नेताओं को यह ध्यान देना चाहिए कि अदालती मामले अलग हैं, राजनीतिक मामले अलग हैं,
और अदालती प्रक्रियाओं का पालन नहीं करेंगे तो फिर अदालत सजा देगी। नमस्कार राममोहन शर्मा जी, आपको, को पैनलिस्ट को, दर्शकों को। जब लोकतंत्र तानाशाही में बदलने लगे तो कानून ढोंग लगने लगता है। ये हालत आप चाइना में देखेंगे, ये हालत आप रूस में देखेंगे, और जहां जहां तानाशाही है वहां वहां देखेंगे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने देश को ये कलंक दिया है कि 100 से अधिक सांसद इस लोकसभा में ऐसे हैं जो इनके अपने एफिडेविट के हिसाब से जिनके ऊपर तरह तरह के संगीन मुकदमे हैं, जिस गृह राज्य मंत्री की बात की उनके ऊपर 20 साल पुराना मर्डर का केस है, तो ऐसे में ये समझना आवश्यक है कि कहां ढोंग है और कहां सत्याग्रह है। जिस सावरकर के ऊपर महात्मा गांधी के असैसिनेशन का मुकदमा चला, जिसके आरोप आरएसएस के ऊपर भी लगे, वो संगठन अगर सत्याग्रह पे प्रवचन दे तो ऐसा लगता है जैसे ढोंग और बड़ा होता जा रहा है। मुझे लगता है कि ढोंग का पैमाना ये है कि हम आप आज जो टीवी पे कह रहे हैं, अगर भारत इसी रास्ते पे जा रहा है, जैसा यशवंत सिन्हा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता रह चुके हैं, उनके वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, उन्होंने देश को आगाह किया है कि देश तानाशाही की खाई में गिर रहा है और लगातार गिर रहा है। हर किसी को जगना होगा। दुनिया भर के तमाम अखबार भारत के लोगों को आगाह कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति, और जिसे बार बार पिछड़ा कहा जाता है, तो मेरी नजर आउटलुक के एक आर्टिकल पे गई जो कहता है कि घांची कम्युनिटी जिससे नरेंद्र मोदी जी आते हैं वो बेहद सफल कम्युनिटी है, लेकिन उसे 1999 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पिछड़ा घोषित किया। अति पिछड़ा नहीं, पिछड़ा घोषित किया। तो अगर कोई अपने नाम के आगे, जैसे शहजाद ने अपने नाम के आगे बीजेपी लगा दिया है, तो आरएसएस के नहीं हो जाएंगे। उनके तमाम लेख हैं जो आरएसएस के खिलाफ हैं, इसी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हैं। तो आदमी अपने नाम के आगे कुछ भी तबका लगा ले और उसे फिर कहना कि, मुझे लगता है कि ऐसे में तो अदानी जी को भी अति पिछड़ा या फिर एससी कम्युनिटी का घोषित कर देना चाहिए, ताकि अदानी जी के खिलाफ कोई कुछ बोले तो उसके ऊपर केस लग जाए। ये सारा तमाशा जो लोकतंत्र के नाम पे किया जा रहा है, ये दुखद है, क्योंकि प्रधानमंत्री इतने डरे हुए हैं कि जो संवैधानिक तरीके से जाति को पिछड़ा वर्ग में डालने की प्रक्रिया हुई, वो भी एक तरह से लोकतंत्र के नाम पे तमाशा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तमाशा लोगों को दिख रहा है, जहां पर 100 से अधिक सांसद, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 100 से अधिक विधायक ऐसे हैं जिनकी अपनी एफिडेविट के हिसाब से उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। और अगर अडानी ये वो पार्टी बता रही है जिसके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने फीसद विधायक ऐसे मुकदमों में हैं? ये अपनी पार्टी का भी बताइए। अगर ऐसे मैं सवाल पूछने लगूं तो वो एंकर बोल रहे हैं जो 8 साल से लगातार हिंदू मुस्लिम बहस करा रहे हैं रोज शाम को। ऐसे सवाल मत कीजिए। नहीं, मुझे तो बताइए, आंकड़ा आपको प्रस्तुत कर, भाई जो देश का मुद्दा होगा, जो आप आपके नेता बहस छेड़ेंगे जिन पर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। शफीकुर रहमान एसटी हसन को पार्टी में रखेंगे, फिर कहेंगे कोई बयान पे बहस क्यों करते हो? भाई आप तो सांसद बना रहे हैं ना टिकट देके। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं बहुत सीधा कि कितने नेता ऐसे हैं, अगर आपको एडीआर की रिपोर्ट पर चिंता है तो जरा बताइए विधानसभा में कितने फीसद है समाजवादी पार्टी के? मैं तो आपसे डेटा पूछ रहा हूं। देखिए, डरिए मत, आपको जो आंकड़ा रखना है रखिए। आप डेटा बताने में डर रहे हैं। आपको विरोधी दल का डेटा बताने में मजा आता है। अपना डेटा बताइए। ऐसे मुझे बात पूरी करने दीजिए। देखिए, ऐसे टोके मत। आपको जो डेटा पूछा सर, आप रिसर्च करके आए हैं तो बता दीजिए। ऐसे हकलाइए मत, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। आपका इतना बड़ा मंच है, आपको जो आंकड़ा रखना है रखिए। लेकिन घनश्याम तिवारी बता दें, अगर उनको इतनी चिंता है देश के लोकतंत्र की कि समाजवादी पार्टी के कितने फीसद विधायक इन्हीं मुकदमों में हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है। आपको जो आंकड़ा रखना है रखिए। मैं क्यों लेकिन वो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के, देखिए ऐसे मैं बहस नहीं करूंगा। अगर आप इस तरीके से टोकते रहेंगे तो आप अपनी आवाज खुद सुनते रहिए, मैं बहस छोड़ दूंगा। उनका बता दी, उसमें क्या फर्क है? मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। मैंने आप इतना उदाहरण